तो साइंटिस्ट आगे अपने एक्सरसाइज 9.11 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखना, इसने इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो वैसे तो साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज के अंदर वर्किंग रूल अपना कौन सा रहेगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर, ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो इसका डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 दे रखा है। इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसका वर्किंग रूल आपको पता है, जैसे इसके मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे वहाँ से आपको पता चल गया होगा। तो इसके अंदर देखिए, नंबरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 प्लस में यहाँ बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ अपने पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, प्लस में 1 को डिवाइड करोगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड किया ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट इसी तरीके से लिख सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें किसी एक फंक्शन को टी मानना पड़ता है। आप ऊपर की तरफ देखिए, आपको अच्छे से पता है कि कौन से फंक्शन को टी मानते हैं। हम उसी फंक्शन को टी मानते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें साफ साफ ऊपर की तरफ दिखाई देता हो, है ना, ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे 1 प्लस का सिंबल दे रखा ना तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स प्लस का सिंबल दे रखा तो माइनस लगाएंगे और 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मानेंगे ताकि इसका जो डेरिवेटिव है वो यही आएगा। आप करके देख लेना, x का डेरिवेटिव 1 माइनस के अंदर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरीके से कि कुछ इस फंक्शन को टी मानना पड़ता है जिसका ऊपर वाला डेरिवेटिव होता है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस वैल्यू टोटल की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपके पास डी टी बचेगा, यानी कि आपका जो डी टी है वो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। इसके अंदर आपका दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह आप डायरेक्ट डी टी पुट कर सकते हो, डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो बचेगा डी टी, डिवाइड में क्या बचेगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए आप, अगर आपने x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी मानना है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसका हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। अगर हमने इसको t के इक्वल मानना है तो आप थोड़ा सोच के देखिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, यही बनेगा ना। और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2ab करेंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन ये माइनस का 2 है। इसके अंदर क्या चेंज करें कि अपने पास ये 1 आ जाए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, है ना। तो इस -2 को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस में 1 माइनस 3, ये लिखेंगे इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 3 करेंगे -2 ही तो आएगा ना। और यहाँ से अपने पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे, 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है वो होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स का मतलब टी, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि √3 इंटू में 1 अपॉन ए करते हैं, ठीक है, और प्लस में लगाते हैं सी कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इंटू
टेंजेंट इनवर्स टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। टी हमने क्या माना था, x माइनस 1/x माना था। टी की जगह पुट करेंगे x माइनस 1/x अपॉन √3, 1/√3 कर देंगे। ये टोटल वैल्यू टेंजेंट इनवर्स के साथ में ध्यान देना। तो ये 1/√3 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे x एलसीएम लेंगे, x एलसीएम लेंगे तो ये x² हो जाएगा, x² माइनस 1/x होगा और ये √3 भी दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू x। तो ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, बस थोड़ा सा ना आपको सारा ध्यान इसी स्टेप पे चल के, यहाँ आपको इसी स्टेप पे देना है ध्यान। देखो पहले तो आपको किसी ना किसी फंक्शन को t मानना है ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर कैंसिल हो जाए। अब आपको क्या करना है कि जिसको आप t मानते हो ना उसको दोनों साइड स्क्वायर करते हो ताकि अपने पास जो नीचे वाला जो फंक्शन बनेगा इसके लिए लिखने के लिए कोई ना कोई हमें वैल्यू आगे चल के मिल जाएगी। ठीक है, अपना बस मेन मकसद यही है। थोड़ी सी इसकी 2-3 प्रोसेस है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका सारा जो इंटीग्रेशन है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तो आपके क्या है कि आपने इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज की थी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे अपना 9.11 का जो 4th क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो आगे साइंटिस्ट इसके 4th क्वेश्चन के अंदर अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है x² अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1। नोट करते हैं, जो आपका 4th क्वेश्चन है इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बोला है, ऊपर तो दे रखा है x² दे रखा है x² अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1 और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए इससे पहले जितने भी हमने 9.11 के क्वेश्चन किए थे इसके अंदर आपको क्या दिया मिला था, x² प्लस 1 या फिर x² माइनस 1 दिया मिलता था। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको x² दे रखा है, ना तो इसके साथ में प्लस 1 है ना ही माइनस 1 है। तो साइंटिस्ट इसको हमें x² प्लस 1 या फिर x² माइनस 1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब भी इसका वर्किंग रूल इसके अंदर काम करेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए आपका ये जो x² है ना, लेट मान लेते हैं कि आपका ये वाला जो x² है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2x² प्लस में 1/2x²। ठीक है, थोड़ा सा सोच के देखो, 1/2x² प्लस 1/2x² का मतलब है आधा x² यहाँ है आधा x² यहाँ है, आधा और आधा मतलब कंप्लीट एक x² बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करें, x² इज इक्वल टू 1/2। हमें यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है, हमें यहाँ पे x² प्लस 1 चाहिए। ठीक है, बाहर 1/2 है तो अंदर ये वाला जो x² है, ये जो x² है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस के अंदर यहाँ ये 1/2 ये वाला जो x² है इसको लिखेंगे x² माइनस 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 माइनस कर दिया। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना। 1/2x² प्लस में 1/2, ठीक है, प्लस में 1/2x² माइनस में 1/2, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास वही तो बचेगा 1/2x² प्लस 1/2x² इक्वल टू x² तो बचेगा। कहने का मतलब है कि हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये वाला जो x² है इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन बचेगा, ये वाला जो x² है ना इसको ऐसे लिखेंगे और आगे फिर इसका सेपरेट डिनोमिनेटर कर देंगे। ठीक है, 1/2 तो बाहर निकाल लेंगे, यहाँ अपने पास है x² प्लस 1, इसके नीचे अलग से ये सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे x⁴ प्लस x² प्लस 1। अब प्लस के अंदर ये वाला अलग से है तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट डिनोमिनेटर करके अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हो सकता है। तो अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए x² प्लस 1 आ चुका है और x² माइनस 1 आ चुका है। अब तो बिल्कुल इजी है, इसके अंदर वर्किंग रूल ही आपको अप्लाई करना है। तो देखिए हम दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ये वाला जो आपका कंप्लीट पार्ट है
ये सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला, ये 1/2 को छोड़िए एक बार, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला, इसको हम मान लेते हैं कि आपका I1 है। I1 का मतलब इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट, और ये वाला जो आपका पार्ट है इसको आप मान लीजिए कि ये आपका I2 है, यानी कि इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इनको I1 और I2 को अलग अलग सोल्व करते हैं और बाद में इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, याद रखना इसको अलग अलग सोल्व करेंगे अब एक बार। तो सबसे पहले हम I1 को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले I1 को सोल्व करते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस x² + 1 दे रखा है, इसका हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो वही अपना वर्किंग रूल रहेगा, सबसे पहले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करते हैं, है ना। x² से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 + 1/x² हो जाएगा। इसको x² से डिवाइड करने के बाद यहाँ x² बचेगा, प्लस में यहाँ 1 बचेगा, प्लस में यहाँ 1/x² हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से किसी फंक्शन को t मानना है ताकि ये ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव आ जाए। और मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, x अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे 1/x, इसको हम t मानेंगे। ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt/dx हो जाएगा। इसीलिए हमने x - 1/x को t माना है ताकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अपने पास 1 + 1/x² इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x² इंटू dx, इसकी जगह तो डायरेक्ट dt पुट करेंगे, dt डिवाइड बाई, अब इसकी जगह क्या पुट करें, यहाँ देखिए, यहाँ हमने x - 1/x को t के इक्वल पुट किया है ना। तो जो हमने इसको t माना ना, तो हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1/x का स्क्वायर इक्वल टू t है, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 1/x² माइनस में 2ab करेंगे तो माइनस में 2 बचेगा इक्वल टू t² बचेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अपने पास है x² प्लस 1/x² प्लस 1 है, यहाँ x² प्लस 1/x² माइनस 2 है, तो हमें यहाँ पे +1 चाहिए। तो इसको साइंटिस्ट क्या लिख सकते हो आप, यहाँ अपने पास +1 चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 को क्या लिखें, 1 - 3, है ना। देखो थोड़ा सोच के देखो, x² प्लस 1/x² है, ये -2 है, इसको लिख सकते हैं प्लस में 1 - 3, 1 - 3 करेंगे तो -2 ही तो आएगा ना, इक्वल टू t² है। तो यहाँ से अपने पास देखिए x² प्लस 1 प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² प्लस 1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इक्वल टू t² प्लस 3। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, t² प्लस 3 लिखेंगे, प्लस में 3 का मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ अपने पास देखिए ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, 1/x² प्लस a² वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। तो इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ, आपको यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा याद रखना है इसको। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x/a, यानी कि t/√3। ठीक है, और इंटू में 1/√1/a करते हैं, 1/√3 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 इंटू टेंजेंट इनवर्स t। याद कीजिए, t को हमने क्या माना था, t को माना था x - 1/x, है ना, आपको याद है। तो इससे पिछले पेज पे t इज इक्वल टू हमने पुट किया था x - 1/x। ठीक है, इसके डिवाइड में इसके डिवाइड में है √3, तो √3 कर दिया। ये याद रखना कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स के साथ में है, तो ये 1/√3 हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये x² हो जाएगा
माइनस में ये 1 हो जाएगा, नीचे जो x एलसीएम आया है वो √3 के साथ में लग जाएगा, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। याद रखना ये जो आपका इंटीग्रेशन आया है ना, ये आपका इंटीग्रेशन आया है I1 का, यानी कि इंटीग्रेशन को हमने 2 पार्ट में तोड़ा था ना, उसमें पहले पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है। पिछले पेज पे देखना एक बार, जो आपका कंप्लीट फंक्शन था, कंप्लीट फंक्शन को हमने तोड़ के 2 भागों में तोड़ा था इसको। ये आपका I1 था जिसका इंटीग्रेशन आ चुका है, ठीक है। अब हम I2 यानी कि सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में इन दोनों की इकट्ठी वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार क्या करते हैं ना, वो I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2 क्या दे रखा था, I2 हमें दे रखा है x² - 1 अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1 दे रखा है। हाँ यही दे रखा है। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो साइंटिस्ट वही रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को x² से डिवाइड करेंगे। x² से डिवाइड करेंगे तो ये तो अपने पास 1 हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन x² हो जाएगा। नीचे अपने पास यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन x² बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका ये ऊपर वाला डेरिवेटिव होता हो। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, x यहाँ माइनस है तो प्लस में 1 अपॉन x को t मानेंगे। इसका डेरिवेटिव करके देख लो ना, यही आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस में 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस में 1 अपॉन x²। इसका डेरिवेटिव तो ये होगा, इक्वल टू t को लिखेंगे dt अपॉन dx, ठीक है। दोनों साइड डेरिवेटिव की है ना, इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो dx इंटू 1 - 1 अपॉन x² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका dt के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1 अपॉन x² इंटू dx, इसकी जगह dt पुट करेंगे, dt। अब नीचे वाली की जगह क्या वैल्यू पुट करें, यहाँ देखिए नीचे वाले की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर आपने x + 1 अपॉन x को t मानना है तो आप दोनों साइड स्क्वायर करके देखिए एक बार, x + 1 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू t² हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये तो x² प्लस में 1 अपॉन x² प्लस में 2ab करोगे तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू t² है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x² प्लस में 1 अपॉन x² प्लस 1 चाहिए। यहाँ क्या दे रखा है, x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 दे रखा है। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, है ना। यहाँ देखिए x² प्लस में 1 अपॉन x² प्लस में 2 को लिखेंगे 1 + 1 इक्वल टू t²। तो यहाँ से x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1, यही वैल्यू यहाँ है, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू t² - 1। तो इस कंप्लीट को क्या लिखेंगे, इस कंप्लीट को लिखेंगे t² - 1, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो अपने पास देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1 अपॉन x² माइनस a²। साइंटिस्ट याद कीजिए 1 अपॉन x² माइनस a² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है ना तो 2 × 1 करोगे 2 ही रहेगा, 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a, यानी कि t माइनस a अपॉन t प्लस a। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बस आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है। आपने t किसको माना था, x + 1 अपॉन x, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2 log ऑफ t की जगह लिखेंगे x + 1 अपॉन x माइनस में 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई x + 1 अपॉन x प्लस में 1 अपॉन 1, ठीक है। तो ऊपर नीचे इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना, तो ये 1 अपॉन 2 log ऑफ एलसीएम x लेंगे तो यहाँ अपने पास x² प्लस में 1 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे इसमें x एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस में 1 प्लस में x हो जाएगा, और ऊपर नीचे x एलसीएम लेंगे वो कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, प्लस में c लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। तो ये साइंटिस्ट अपना इंटीग्रेशन आया है वो आया है सेकंड पार्ट का I2 का, ठीक है। ये जो अपना इंटीग्रेशन है ना, ये अपना इंटीग्रेशन I2 का है सेकंड वाले पार्ट का। तो अपना टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ा ध्यान देना, ये आपका आ गया सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन।
अपना ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने दो भागों में तोड़ा था ना। ये देखो 1/2 I1 प्लस में 1/2 I2। यहाँ पे I1 यानी कि इसका इंटीग्रेशन भी हमने निकाल लिया और I2 इसका इंटीग्रेशन भी निकाल लिया, तो दोनों का इंटीग्रेशन इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, तो देखना 1/2 यहाँ लिख देते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन 1/2 I1 यानी कि पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या निकाला था, वो हमने निकाला था, नोट करना 1/√3 टेंजेंट इनवर्स x² - 1/x√3, ये निकाला था हमने पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, और प्लस में 1/2 इंटू I2 चाहिए, और I2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, वो निकाली है 1/2 log ऑफ x² + 1 - x/x² + 1 + x। ठीक है, तो आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको इकट्ठा लिख सकते हो 1/2√3 टेंजेंट इनवर्स x² - 1/x√3 प्लस में 1/4 log ऑफ दिस। ठीक है, प्लस में लगा देंगे लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू c। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व कर लेना, हमने इसको दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के इसका इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश की है, और अब बाकी आपकी जो प्रोसेस है वो सेम है। ठीक है।